ये कहानी है एक ऐसे असासिन की जिसे की मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, पर उसके एक्सिक्यूशन से कुछ समय पहले जापान के राजा, जिसे कि जापानीज में शोगुन कहते हैं, उन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता लगता है। इस आइलैंड के बारे में पुरानी किस्से कहानियों में कहा गया है कि यहाँ एलिक्सिर ऑफ लाइफ पाया जाता है, जिसे कि पीने वाला अमर हो जाता है। शोगुन ने कई सैनिक वहाँ भेजे उस एलिक्सिर को ढूंढ के लाने के लिए, पर जो भी वहाँ जाता था वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों की लाशें लौटी, लेकिन उनका पूरा शरीर प्लांट में बदल चुका था। तो शोगुन इस मिशन के लिए सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को भेजना चाहते थे, क्योंकि उनकी मौत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और जो भी अमृत को वापस लेके आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। पर जब वो लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं, उन्हें ऐसी चीजें दिखती हैं कि उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गाबिमारू को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसका एक्सिक्यूशनर उसका गला काट ही नहीं पाता है, उल्टा उसकी तलवार टूट जाती है। ये देख के वहाँ के सभी ऑफिशियल्स हैरान हो जाते हैं। वहीं गाबिमारू को जीने की कोई इच्छा नहीं है और वो इस बात से दुखी है कि वो मर नहीं पा रहा है। गाबिमारू इवागाकुरे विलेज का रहने वाला है। वो एक निंजा असासिन्स का विलेज है, जहाँ बचपन से ही सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसे सर्वाइव कर पाते हैं, पर जितने शिनोबी भी सर्वाइव करते हैं उनकी बॉडी सुपर ह्यूमन हो जाती है और उन्हें कई सारे निंजुत्सु भी आते हैं। अगले दिन गाबिमारू को जला के मारने की सजा सुनाई जाती है। ये सजा काफी पेनफुल है। तो जलाने से पहले क्रिमिनल को भाले से मार दिया जाता है, पर जब वो उसे भाला मारते हैं तो भाला ही टूट जाता है, और जब वो उसे जलाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाल तक नहीं जलते। इसके बाद गाबिमारू को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंस्पेक्टर आई होती है और उसका नाम सागिरी होता है। सागिरी गाबिमारू की कहानी जानना चाहती है। गाबिमारू बताता है कि मेरे पेरेंट्स कौन थे मुझे पता नहीं। वो मेरे पैदा होने के बाद विलेज से जाना चाहते थे ताकि वो मुझे इस विलेज से बचा सके, लेकिन विलेज चीफ ने उन्हें मार दिया। लेकिन मैं इस इंसिडेंट को लेके कुछ फील नहीं करता। वो आगे कहता है कि ना ही मेरे कोई सपने हैं ना ही गोल्स है, मुझे बस जिसे मारने को कहा जाता है उसे मार देता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि मैं अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विलेज चीफ को बताया था कि मैं गाँव छोड़ के जाना चाहता हूँ। सागिरी उससे पूछती है कि वो गाँव छोड़ के क्यों जाना चाहता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता। और इस बार थोड़ी क्रिएटिव सजा दी गई थी उसे। बुल से उसे दोनों पैर खिंचवा के उसको शायद फड़वाना चाहते थे, पर वो अपने पैरों से इतना जोर लगाता है कि बुल्स तो क्या ही उसे खींचेंगे, वही बुल्स को खींच लेता है। ये देख के मजिस्ट्रेट का सर फटने लगता है और वो और भी बुल्स लाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं सागिरी उसके पास आती है और कहती है कि तुम तो सनम बेवफा निकले यार। तुम तो एक तरफ कहते हो कि तुम मरना नहीं चाहते और दूसरी तरफ जीने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हो। और वो फिर से गाबिमारू से पूछती है कि वो आखिर विलेज क्यों छोड़ना चाहता था। गाबिमारू उसे बताता है कि वो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी था, जिसकी वजह से विलेज चीफ ने अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दी। गाबिमारू अपनी वाइफ के बारे में कहता है कि वो एक नासमझ लड़की थी और उसने मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी थी। मैं उससे परेशान हो चुका था, इसलिए मैं विलेज छोड़ना चाहता था। विलेज चीफ कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करना होगा। लेकिन वो सब एक ट्रैप था। मिशन के दौरान उसको अपने ही शिनोबी ट्रैप कर लेते हैं। गाबिमारू जानता था कि ये सिर्फ एक चाल थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो विलेज छोड़ के जाता भी तो इवागाकुरे हमेशा उसके पीछे लगा रहता। रात को इंस्पेक्टर एक आदमी के साथ चल रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें गाबिमारू से दूर रहना चाहिए। सभी लोग उसे हालो कहते हैं क्योंकि उसमें कोई इमोशंस नहीं है। अपने अरेस्ट के दौरान उसने 20 लोगों की जान ली थी। इसका कोई तुक नहीं बनता क्योंकि गाबिमारू कहता है कि वो मरना चाहता है। गाबिमारू भी सोच रहा होता है कि वो तो अंदर से खोखला है, तो वो क्यों जिंदा रहने के लिए जी जान लगा रहा है जब उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि अगले एक्सिक्यूशन के वक्त वो रेजिस्ट नहीं करेगा। अगले दिन उसके ऊपर उबलता हुआ तेल डाल के मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। वही इंस्पेक्टर मैजिस्ट्रेट से कहती है कि अब समय हो चुका है। वो गाबिमारू को एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ सागिरी वेट कर रही थी। उसका पूरा नाम यमादा असाइमोन सागिरी है। वो यमादा क्लैन की एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। यमादा क्लैन के लोग अपनी तलवारबाजी और बहुत ही अच्छे एक्सिक्यूशनर होने के लिए जाने जाते हैं और उसे ऑफिशियली ईडो से शोगन ने भेजा है। ये सब जानने के बाद गाबिमारू को लगता है कि उसकी जान को सच में खतरा है। उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है और वो अपनी हथकड़ी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो सागिरी के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बचता। सागिरी कहती है कि वो झूठ कह रहा था कि वो मरना चाहता है और उसके पास कोई जीने की वजह नहीं है। असलियत में वो जीना चाहता है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। ये सुन के गाबिमारू को गुस्सा आ जाता है और वो एक सोल्जर की स्वॉर्ड खींच के उस पर हमला कर देता है। और अब हम गाबिमारू का पास्ट देखते हैं। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम फीलिंगलेस पर्सन नहीं हो, तुम बस ये मानना नहीं चाहते क्योंकि तुमने जिंदगी में सब बुरी चीजें ही एक्सपीरियंस की हैं। वो उसे हक करती है और कहती है कि असलियत में तुम बहुत काइंड हो क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे इस चेहरे के बावजूद भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन अभी भी गाबिमारू को उदास देख के वो उसे किस करती है, जिससे वो शर्मा जाता है। जो देख के वो कहती है कि देखो खुद को, तुम एक फीलिंगलेस इंसान हो ही नहीं सकते। पर क्योंकि गाबिमारू दूसरों की जान लेके पैसे कमाता था, ये देख के उसकी वाइफ दुखी होती थी, पर वो कुछ कहती नहीं थी। इसी की वजह से
काबीमारू ने डिसाइड किया था कि वो एक काम छोड़ देगा और एक पीसफुल जिंदगी जिएगा, पर ये सब विलेज चीफ को पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने उसे पकड़वा दिया। वहीं प्रेजेंट में सागिरी उसे एक पार्डन लेटर दिखाती है जो कि उसके सारे क्राइम्स माफ कर देगी, और क्योंकि इस लेटर पे शोगुनेट की साइन है, उसका विलेज या कोई भी उसके पीछे नहीं आ पाएगा। लेकिन सागिरी कहती है कि इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। काबीमारू कहता है, एक सेकंड, तुम तो मुझे मार ही रही हो। सागिरी कहती है कि नहीं, एंशिएंट टाइम से लोग एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जो कि खुशी और समृद्धि से भरपूर है, जिसे कि अभी शिनसेंक्यो कहते हैं, और पुराने जमाने में इसे हेवन या पैराडाइज भी कहा जाता था। वो जगह आखिरकार मिल गई है और वो बहुत सुंदर है। वहाँ तितलियां नाचती हैं और सुरीली आवाजें गाती हुई सुनाई देती हैं। इसके आगे वो कहती है कि माना जाता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ, जिसे कि पीने वाला अमर हो जाता है, वो भी शिनसेंक्यो में ही पाया जाता है। तो शोगन ने वहाँ से एलेक्सर लाने के लिए काफी सर्च पार्टी भेजी, और जब वो वापस आए तो उनकी बोट फूलों से भरी हुई थी, पर वो फूल नहीं थे बल्कि उनकी बॉडी थी, और वो स्माइल कर रहे थे। इसके बाद भी कई लोगों को भेजा गया पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। ये सब देखते हुए शोगन ने डिसाइड किया कि अगले मिशन में ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जिनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। तो शोगन ने कहा कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जिन्हें की मौत की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है, और रिवॉर्ड के तौर पर जो भी एलेक्सर वापस लेके आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। सागिरी बताती है कि मेरा काम यह है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिमिनल्स को ढूंढूं जो कि जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काबीमारू भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे शोगन की प्रोटेक्शन चाहिए अगर वो अपनी बीवी के साथ खुशी से रहना चाहता है तो। लेकिन वहाँ का मैजिस्ट्रेट कहता है कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता और वो काबीमारू को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। काबीमारू सागिरी से पूछता है कि क्या वो निंजुत्सु देखना चाहेगी। सागिरी हाँ कहती है। काबीमारू फायर निंजुत्सु का यूज करता है और वो एक झटके में ही वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों को खत्म कर देता है, और वो कहता है कि मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढूंगा ताकि मैं अपनी वाइफ के पास वापस जा सकूं। चलो अब थोड़ा सागिरी के बारे में जानते हैं। जब सागिरी छोटी बच्ची थी उसके डैड को एक एक्सिक्यूशन का काम दिया गया था जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। वो एक कहानी वाचक था और वो मरते वक्त भी कहानी सुनाना चाहता था। उसके फादर ने उसका गला इस तरह से काटा कि उसे कोई पेन फील नहीं हुआ और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी मौत हो गई। ये देख के सागिरी भी अपने फादर जैसा बनना चाहती थी और बड़े होने के बाद उसे भी एक्सिक्यूशन करने का मौका मिल जाता है। वो एक स्विंग में ही क्रिमिनल का सर उसके धड़ से अलग कर देती है, लेकिन सागिरी उसकी जिंदगी लेने का बोझ फील करने लगती है। ये सब आइजन देख लेता है। वो उसे बताता है कि जब तुमने उसे मारा तब तुम्हारे मन में डर और डाउट था जिसकी वजह से वो उस इंसान को पीसफुल मौत नहीं दे पाई और इसीलिए वो गिल्टी फील कर रही थी। इसके बाद सागिरी एक और एक्सिक्यूशन करती है। आइजन उसे अपनी स्वॉर्ड में देखने को कहता है। सागिरी को दिखता है कि वो आदमी भी सफर करते हुए मरा। उसे फील होने लगता है कि जिन जिन की उसने जान ली है वो भी उसके पीछे पड़े हैं। अब सागिरी को खुद पे डाउट हो जाता है कि क्या वो कभी किसी को पीसफुल डेथ दे पाएगी। इसके बाद काबीमारू के साथ साथ कई सारे क्रिमिनल्स को एक टेंट में रखा गया था। उनकी आंखों पे कपड़ा बांधा गया था क्योंकि उन्हें शोगुन को देखना अलाउड नहीं है। उन सभी को बताया जाता है कि उन्हें पैराडाइज आइलैंड जाना होगा और वहां से एलेक्सर ऑफ लाइफ यानी अमृत वापस लाना होगा। जो भी ऐसा कर पाएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसे ऐसा इनाम दिया जाएगा जिसकी वजह से वो अपनी सारी जिंदगी पीसफुली गुजार पाए। ये सुन के सभी क्रिमिनल्स खुश हो जाते हैं। एक क्रिमिनल तो ये भी कहता है कि वो बाहर निकल के और सारे क्राइम्स करेगा। ये सुन के सागिरी सोचने लगती है कि क्या वो ऐसे इंसान को भी मारते वक्त गिल्ट फील करेगी। वहीं एक लड़की जिसका कि नाम यूजुरिया है वो काबीमारू को देख के कहती है कि उसने काबीमारू की काफी तारीफ सुनी है और वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो उसे देख के काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जैसा लोग कहते हैं वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। सागिरी भी उसकी बातें सुनती है और वो सोचने लगती है कि क्या काबीमारू सच में एक क्रूल इंसान है या सभी उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो अपनी स्वॉर्ड में उसे दिखती है तो उसे पता लगता है कि काबीमारू के सर पे भी काफी सारे मर्डर्स का बोझ है। इसके बाद वहाँ खड़ा गार्ड अनाउंस करता है कि जिस आइलैंड पे तुम लोग जाने वाले हो वो बिल्कुल एक पैराडाइज जैसा है, पर वहाँ कोई भी इन सारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था। तो दूसरा गार्ड सभी को अपने मास्क उतारने को कहता है। वो जब अपने मास्क उतारते हैं तो उन्हें सामने कुछ अजीब सा दिखता है। एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है और उसके शरीर से फ्लावर्स उगे हैं और वो स्माइल भी कर रहा है। वो सभी क्रिमिनल्स को बताते हैं कि ये अकेला ही है जो कि उस आइलैंड से जिंदा वापस आ पाया है। जब से ये आया है उसके शरीर में अलग अलग जगह से फूल और झाड़ियां उग रही हैं। इसके अलावा हमारे 60 सोल्जर्स और गए थे लेकिन कोई भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन ये देख के सभी क्रिमिनल्स डर जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पर एक गार्ड कहता है कि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मौत पैराडाइज में होगी। एक क्रिमिनल पूछती है कि क्या होगा अगर वहाँ एलेक्सर नहीं हुआ तो। ये सब देख के एक क्रिमिनल डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक सामुराई आता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देख के उन सभी क्रिमिनल्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो गार्ड कहता है कि मैं एक चीज तुम्हें बताना तो भूल ही गया, जब तुम आइलैंड पे जाओगे तुम्हें एक मॉनिटर असाइन किया जाएगा और अगर तुमने आइलैंड पे कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हें वो खत्म कर देंगे और अगर मॉनिटर को कुछ भी होता है चाहे वो एक्सीडेंट हो या तुमने जानबूझ के किया हो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। इसके बाद शोगुन कुछ खुसर पुसर करता है और गार्ड आके कहता है कि जो शिप तुम्हें लेके जाएगी उसकी कैपेसिटी कम है तो तुम्हें अपने नंबर्स कम करने चाहिए। वो सोच ही रहे होते हैं कि वो अपने नंबर्स कैसे कम करें। तभी एक क्रिमिनल कहता है ऐसे कम करनी है गधों। गार्ड कहता है कि जो भी अभी मरेगा वैसे भी वो यूजलेस ही होगा और तुम लड़ाई के वक्त अपने हाथ नहीं खोल सकते। तो सभी क्रिमिनल्स के बीच बिना गन वाला पबजी शुरू हो जाता है। वो सभी एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं और शोगुन ये सारा शो एंजॉय कर रहा होता है। जैसे तुम लोग रजत दलाल के शो
शो एंजॉय करते हो इंस्टा पे। इसके बाद शोगुन उन क्रिमिनल्स के बारे में पूछता है जिनके पास रेड सील्स हैं। रेड सील्स का मतलब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको कि सुपर ह्यूमन भी कहा जा सकता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी रेड सील्स के बारे में शोगुन को बताता है। तभी शोगुन नोटिस करता है कि गाबीमारू तो अपनी जगह से हिला ही नहीं था। वहीं आइजन सागिरी के पास आता है। जो ये सब तुम देख रही हो, आइलैंड इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो, क्योंकि जब भी तुम किसी का गला काटने वाली होती हो तुम हेजिटेट करती हो। तुम एक वुमन हो और तुम्हें किसी मेंशन में आराम से जिंदगी बितानी चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, घर वापस चली जाओ। लेकिन सागिरी मना कर देती है। इसके बाद हम फिर से सागिरी का पास्ट देखते हैं। सागिरी एक ऐसे क्लैन में पैदा हुई थी जिसका काम ही लोगों की जान लेना था। जब वो घर से बाहर जाती थी दूसरे बच्चे उसे बुली किया करते थे। इन्हीं सब की वजह से उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो भी तलवार उठाएगी। वहीं प्रेजेंट में कुछ क्रिमिनल्स प्लान बनाते हैं कि वो किसी सामुराई की स्वॉर्ड चुरा के वहां से भाग लेंगे और वो अपना टारगेट सागिरी को चुनते हैं क्योंकि वो उन्हें सबसे वीक लगती है। पर सागिरी एक एक करके तीनों की गर्दन काट देती है। लेकिन फिर से उसे गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। उसे लगता है कि जैसे खून से सन्यास उसके पूरे शरीर पे चल रहे हो। वहीं गाबीमारू शोगुन के पास पहुंचा हुआ है। वो कहता है कि लोगों की जान लेना ठीक नहीं है। आइलैंड पे कौन कौन जाएगा इसको सेलेक्ट करने का कोई और भी तरीका निकल सकता है। ऐसे लोगों की जान लेना ठीक नहीं है। ये सुन के गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम हमें सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं। चुपचाप से इसमें पार्टिसिपेट करो या तो अपनी चांस को फॉरफिट कर दो। गाबीमारू कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सुन के गार्ड कहता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा वो पक्का आइलैंड पे जाएगा। तभी एक क्रिमिनल उस पर पत्थर फेंक के मारता है। गाबीमारू उसे डॉज कर लेता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। पर उसके दिमाग में तो भूसा भरा था। तो गाबीमारू उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पे पंजा मारता है। इसके बाद जितने भी आसपास लोग थे वो सभी को मारने लगता है और उन्हें खत्म करने के लिए उसका एक ही वार काफी था। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह लड़ रहा होता है और जितने भी लोग उसे मारना चाहते थे वो सबको खत्म कर देता है। ये सब देख के शोगुन की हालत पतली हो जाती है। सिर्फ शोगुन ही नहीं बाकी सब भी ये सब देख के शॉक्ड रह जाते हैं। और जब सागिरी अपने ब्लेड में गाबीमारू को देखती है तो वो देखती है कि गाबीमारू भी इन सभी जिंदगियों का बोझ उठा रहा है। और सागिरी को समझ में आता है कि गाबीमारू उसी की तरह है, बस फर्क इतना सा है कि उसने इस बोझ को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद गार्ड सभी को रुकने को कहता है और उन सभी के नाम अनाउंस करता है जो कि आइलैंड पे जाएंगे और सभी आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। जब गाबीमारू आइलैंड को देखता है तो वो अपना पास्ट याद करता है। जब वो छोटा था तब उसके विलेज चीफ ने अपने सारे सोल्जर्स को खुद पे हमला करने को कहा था। उसके शरीर को हथियार छल्ली छल्ली कर देते हैं लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विलेज चीफ सच में इमोर्टल था। लेकिन सागिरी को इन सभी बातों पे यकीन ही नहीं होता। गाबीमारू उससे कहता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ सही में एग्जिस्ट करता है। वो सारी जगह सागिरी को बहुत सुंदर लग रही होती है और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल एक स्वर्ग जैसा है। पर गाबीमारू कहता है कि यहाँ स्वर्ग जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत ही अननेचुरल है और उसे सावधान रहने को कहता है। वो नहीं जानते कि यहाँ उन्हें कैसी चीजों से सामना करना पड़ेगा। तो गाबीमारू अपने हाथ की रस्सी तोड़ देता है पर सागिरी उसे वार्न करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें शोगुन के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। वो उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसे फिर से अपने हाथ बांधने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है, उसकी एक्सिक्यूशनर है। गाबीमारू को मानना ही पड़ता है। लेकिन जब सागिरी उसके हाथ बांध रही होती है उस पर कहीं से हमला होता है। वो हमला एक क्रिमिनल ने ही किया था। उसे लगा था कि इस अटैक से तो गाबीमारू मर ही जाएगा, लेकिन गाबीमारू को तो एक खरोच भी नहीं आई थी और वो पॉइंट आउट करता है कि उसके हाथ नहीं बंधे हैं। सागिरी उसके मॉनिटर जिसका कि नाम कीशो है उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है। तो कीशो कहता है कि तुम एक कुत्ते की तरह सारे ऑर्डर्स फॉलो करती हो क्या? हम जब वापस जाएंगे तो इसके हाथ फिर से बांध देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो आगे कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा रैंक सबसे लोएस्ट है। सारे असाइनमेंट्स को एक एक रैंक दिया गया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो सागिरी का रैंक रिवील करे सागिरी उसे रोक देती है। लेकिन एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह उस क्रिमिनल की जल रही होती है क्योंकि उसके पहली नजर के प्यार गाबीमारू ने उसे इग्नोर कर दिया था। वो कहता है कि वो अपने सारे वेपन्स गाबीमारू पे यूज करेगा और एक अजीब से दिखने वाले वेपन को चाटता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उस वेपन को कुछ अलग तरीके से यूज करने जा रहा है। गाबीमारू भी कहता है कि तुम बड़े अश्लील हो यार। वो क्रिमिनल बाकी के सारे क्रिमिनल्स को मार देना चाहता है ताकि वो आराम से एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ सके। वहीं उनके मॉनिटर्स कहते हैं कि हमारा काम बस तुम्हें देखना है, तुम आपस में लड़के मारो कटो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं गाबीमारू किसी की जान लेना नहीं चाहता क्योंकि ये उसकी वाइफ को नहीं पसंद। पर सिचुएशन को देखते हुए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और जब वो क्रिमिनल गाबीमारू पे हमला करने जा रहा होता है तभी ये महापागल औरत जिसका कि दिमाग घुटनों में है गाबीमारू से कहती है कि पहले तुम अपने हाथों में रस्सी बांधो। मतलब इस जनानी को ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाले के हाथ की रस्सी खुली हुई है। कहानी पे वापस आते हैं। जब गाबीमारू अपने हाथ बांध रहा होता है ये चलती फिरती वेपन्स की दुकान उस पे अपने सारे वेपन्स का यूज करने लगता है। पर गाबीमारू का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा होता पर उसके सारे हथियार एक एक करके टूटते चले जाते हैं। पर ये देख के वहां से भागने की जगह वो खुश होता है और कहता है कि मैं तुम पे अपने सारे वेपन्स ट्राई कर सकता हूँ। पर गाबीमारू कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है और उसे हवा में उछाल देता है जिसकी वजह से उसके सारे वेपन्स नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद गाबीमारू उसके ही वेपन्स का यूज करके उसको 4 पाई में बदल देता है। वैसे यहाँ लगभग 15 पाई है पर तुम्हें समझ में आ रहा है ना। कीशो उस क्रिमिनल का सर काट के वहां से ले जाने लगता है ताकि वो उसकी मौत का सबूत दे पाए। वो जाते जाते सागिरी से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेफ हो। इस आइलैंड पे उतरते ही मैंने सब कुछ देख लिया था।
था। कुछ क्रिमिनल्स आइलैंड पे आने से पहले ही अपना कंपटीशन कम कर रहे थे, कुछ अपने फायदे के लिए एक साथ काम करना चाहते थे और कुछ साथ काम करने का नाटक। पर ये सब आखिर हैं तो क्रिमिनल्स ही, ये अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद गाबीमारू और सागिरी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आइजन को देखते हैं जो कि अपने जायंट क्रिमिनल के लिए पेड़ पे रस्सी बांध रहा होता है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है। आइजन समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, तो वो उस पे पहले वार करता है, लेकिन उसकी तलवार जायंट के हाथ से टकरा के ही टूट जाती है और ये जो सागिरी को इतना सारा ज्ञान दे रहा था आइलैंड पे आते ही लुढ़क चुका है। वहीं चौबे जी खुद को फ्री कर देते हैं और लूफी के सस्ते कॉपी को मार देते हैं। वहीं जो सेक्सी क्रिमिनल थी उसे उसके असाइमोन ने छिछोरी हरकतें करने के लिए मार दिया है। वहीं तीसरी तरफ एक और क्रिमिनल टपक चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाबीमारू सागिरी पे हमला कर देता है क्योंकि उसे अपने विलेज चीफ की कही बात याद आ गई थी, अगर वो कमजोर हो गया तो जिन्हें वो चाहता है उन्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सागिरी कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये रूल्स का वायलेशन होगा, पर गाबीमारू कहता है कि यहाँ प्रायोरिटी एलेक्सर ऑफ लाइफ की है, वैसे भी कुछ ही टाइम बाद यहाँ इवागाकुरे के लोग आ जाएंगे, तब यहाँ तबाही मच जाएगी। सागिरी गाबीमारू को मारने से झिझक रही होती है और सेम हाल गाबीमारू का भी होता है। उसे कई मौके मिलते हैं सागिरी को मारने के, पर वो नहीं मारता। तभी हम उसका पास्ट देखते हैं। उसकी वाइफ कह रही होती है कि तुम्हें अपने इमोशंस को फॉलो करना चाहिए, उसी में असली ब्रेवरी है। किसी को मारते वक्त झिझकना तो आम बात है। और फिर से गाबीमारू के पास चांस होता है सागिरी को मारने का, लेकिन वो उसे जाने देता है। वो फिर से अपने विलेज चीफ की कई बातों को याद करता है और अगले वार से सागिरी की तलवार ही तोड़ देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सागिरी के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसको अपनी वाइफ की याद आती है। गाबीमारू को देख के सागिरी रियलाइज करती है कि जब भी गाबीमारू किसी की जान लेता था उसके फेस पे एक ही एक्सप्रेशन होता था, उसे देख के ऐसा लगता था जैसे वो सफर कर रहा है। इससे सागिरी को यकीन हो जाता है कि गाबीमारू में भी फीलिंग्स हैं। सागिरी गाबीमारू से वही बातें कहती है जो कि उसकी वाइफ कहा करती थी। वो कहती है कि इमोशंस फील करना कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत होती है। इसके बाद सागिरी कहती है कि मैं अभी तुम्हारे क्राइम्स को माफ कर रही हूँ, नॉर्मली मैंने तुम्हें अभी तक एक्सिक्यूट कर दिया होता। और इसके बाद वो गाबीमारू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी वापस लो और अपनी वाइफ के साथ जियो। वहीं दूसरी तरफ इसी समय में गंतेत्सु और उसका मॉनिटर स्टैचूज को देख के कह रहे होते हैं कि इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी इंसान ने बनाया हो। तभी उस क्रिमिनल के हाथ पे से एक बटरफ्लाई उड़ती है। वो नोटिस करता है कि उसका मुंह तो बिल्कुल इंसानों जैसा है और फिर उसकी नजर उसके डंक पे जाती है और वो नोटिस करता है कि उसने उसके हाथ पे काटा है। ये देखते ही उसे इंसानी बगीचे की याद आती है और वो एक झटके में ही अपना हाथ काट देता है और अगले वार से उस बटरफ्लाई को मार देता है। ये सब देख के असाइमन शॉक था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ। तो गंतेत्सु उसे उस बटरफ्लाई के चेहरे की ओर देखने को कहता है और थोड़ी देर में ही जो हाथ कटा था वो पेड़ में बदलने लगता है और उसी वक्त वो चारों तरफ से अजीब तरह के क्रीचर से घिर जाते हैं। ये लंबू को लग रहा होता है कि अब मजा आएगा, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा दानव आ जाता है। वहीं गाबीमारू के साइड भी अजीब से क्रीचर्स आ चुके हैं और उनके सामने एक मछली मैन है। गाबीमारू अपना मास्क लगा के उसे लड़ने पहुंच जाता है और सागिरी से पीछे रहने को कहता है। गाबीमारू इजीली उसके हमले को डॉज करके उसके सर को किक करता है, पर वो मॉन्स्टर गाबीमारू का पैर पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है। तभी सागिरी पे एक मॉन्स्टर हमला करता है, पर गाबीमारू अपनी फाइट छोड़ के उसे बचा लेता है। उन दोनों को लगता है कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा, लेकिन तभी वहाँ और भी अजीबोगरीब से क्रीचर्स आ जाते हैं। गाबीमारू अपने फायर निंजुत्सु का यूज करके कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। तभी वहाँ कुछ क्रिमिनल्स और उनके एक्सिक्यूशनर्स आ जाते हैं और बचे कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। वो सभी यहाँ आने के बाद जो उन्हें पता लगा था आपस में शेयर करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो साथ में काम करेंगे। तभी सागिरी बेहोश हो जाती है और उसे वो सब पास की ही गुफा में रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। वहीं आइलैंड के दूसरे कोने में चौबे और टोमा पहुंचते हैं। टोमा चौबे का भाई था जिसने कि यामादा क्लैन ज्वाइन किया ताकि वो उसके साथ यहाँ आ पाए। वहीं प्रेजेंट में उनके सामने भी काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, पर वो साथ मिलकर आसानी से इन सभी को हरा देते हैं और अमृत की खोज जारी रखते हैं। सागिरी को होश आता है तो वो बाहर आके देखती है कि गाबीमारू सबके लिए खाना बना रहा है। गाबीमारू सभी को बताता है कि जब वो इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा था तो यहाँ खाने वाली चीजें मेनलैंड जैसी ही थी, पर कुछ चीजें लोगों की बॉडी पे उगी थी। इसके बाद वो आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मॉन्स्टर्स जो कि ह्यूमन और जानवरों का मिक्स है वो किसी सुपरनैचुरल ताकत का नतीजा है और शायद इसके पीछे अमृत ही है। इसके बाद दोपहर में गेंजी सागिरी से मिलता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। उसे लगता है कि सागिरी यहाँ पे टिकने के लिए बहुत कमजोर है, पर तभी सेंटा वहाँ आता है और सागिरी से वहीं रुकने को कहता है क्योंकि अभी तक कोई इस आइलैंड से जिंदा वापस नहीं गया था। इसके बाद गेंजी वहाँ से चला जाता है और सेंटा सागिरी से कहता है कि गाबीमारू तुम्हारी फिक्र करता है, अगर वो खुद पे से कभी कंट्रोल खोता है तो सागिरी उसे शांत करा सकती है या उसे हरा सकती है। वहीं आइलैंड से कुछ दूर हम टेंजा और नुरुगाई को देखते हैं जो कि अभी तक आइलैंड पहुंचे ही नहीं थे, बल्कि वो वहां से वापस जा रहे हैं। तभी उनकी बोट पे टेंटिकल्स वाले क्रीचर्स अटैक कर देते हैं। वहीं इस केओस में नुरुगाई कह रही होती है कि मुझे मरने दो, मैं मरना डिजर्व करती हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही मेरी पूरी फैमिली और विलेज खत्म हो गया। पर टेंजा उसे जीने के लिए कन्विंस करता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं और राफ्ट की मदद से आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े सुखाते हैं और खुद को साफ कर लेते हैं। पर यहाँ टेंजा ये देख के हैरान था कि नुरुगाई एक लड़की है। नुरुगाई मजाक में कहती है कि जब हम
हम आइलैंड से निकल जाएंगे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो भी अमृत ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं उसी रात को गाबीमारू और सागिरी थोड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं। गाबीमारू अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ बिताना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसके बाद वो सागिरी को बताता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे यकीन है कि जब जरूरत पड़ेगी तुम अपनी स्ट्रेंथ जरूर दिखाओगी। अगली सुबह जेंजी से सागिरी कहती है कि वो यहीं रुकेगी क्योंकि वो खुद को और भी इम्प्रूव करना चाहती है। पर गेंजी को ये डिसीजन पसंद नहीं आता और उस पर हमला कर देता है। सागिरी उसके अटैक को डॉज कर लेती है, पर तभी अचानक से वहाँ एक जायंट आ जाता है, जिससे सागिरी को बचाने के चक्कर में गेंजी घायल हो जाता है। ये वही जायंट था जिसने आइलैंड पे आने के बाद अपने एक्सिक्यूशनर को मार के खाया था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि रोकुरोता बचपन से ही बड़ा था। पैदा ही वो हाथी के बच्चे जितना बड़ा हुआ था और वो जितना भी खा ले उसकी भूख खत्म ही नहीं होती थी। और वो बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आम इंसान को तो बड़ी ही आसानी से मार सकता था। वहीं प्रेजेंट में गेंजी की हालत बुरी है और वो जायंट सागिरी पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ गाबीमारू आता है और उसके मुंह पे एक लात मारता है। सागिरी गेंजी की हेल्प करना चाहती है पर उसका आधा पेट तो गायब हो चुका है। वहीं गाबीमारू जायंट से लड़ रहा होता है। लड़ते वक्त गाबीमारू को पता चलता है कि उस जायंट की बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और उसका कोई भी अटैक उस पर असर ही नहीं कर रहा था। वहीं सागिरी ब्लीडिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर गेंजी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। वो सागिरी से कहता है कि तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो, और वो एक्नॉलेज करता है कि सागिरी एक मैन की तरह ब्रेव है और एक वुमन की तरह सेंसिटिव भी, और वो अपनी स्वॉर्ड उसे दे देता है। जिसके बाद वो गाबीमारू के साथ उससे लड़ने पहुंच जाती है और बड़ी ही आसानी से उसकी एक उंगली काट देती है। लेकिन इससे जायंट को गुस्सा आ जाता है और वो गाबीमारू को घायल कर देता है। उसके पूरे मुंह से खून बहने लगता है। जिसके बाद जायंट फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार सागिरी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। और इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं जिससे वो मिलके उसे हरा पाए। गाबीमारू अपने फायर निंजुत्सु का यूज करके उसके ऊपर आग के गोलों से हमला करता है। इससे भले ही जायंट को कुछ नहीं हो रहा था, पर उनके आसपास की सारी ट्रीज जलने लगती हैं। वो आग फैल जाती है और वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जायंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो अपने घुटनों पे गिर जाता है। गाबीमारू उसे पकड़ता है ताकि सागिरी उसे खत्म कर पाए। इस बार सागिरी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती है और कामली उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है, जिससे रोकुरोता की डेथ पीसफुल होती है। इसके बाद वो आग से बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं गेंजी की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और वो भी आग के चपेट में आने वाला है। वहीं बहुत सारे मॉन्स्टर्स आग से दूर भागने के बजाय आग की तरफ जा रहे होते हैं। गाबीमारू और सागिरी फिर से अमृत की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें यूजुरिहा और सेंटा दिखते हैं। वो सभी नीचे देखते हैं कि एक तबाह हुआ गाँव है, जिसे देख के सभी बहुत हैरान होते हैं और इस आइलैंड में एक और मिस्ट्री ऐड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉमा और चाओबे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। उन्हें मारने के बाद वो डिस्कस करने लगते हैं कि ये आइलैंड कितना अजीब है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें यहाँ गॉड्स या फिर डिवाइन क्रीचर्स मिलेंगे, पर ये जगह तो राक्षसों से भरी हुई है। तभी उनकी नजरें दो लड़कियों पे पड़ती हैं जो कि पेड़ पे चढ़ के छपाक छपाक खेल रही थी। एक छिना एक लड़की कहती है कि आज तक तो यहाँ कोई ह्यूमन पहुंचा नहीं, तुम कैसे पहुंच गए। और इसके बाद वो दोनों को घपाघप के लिए इनवाइट करती है, पर पीले बाल वाली लड़की को ये सब डिस्गस्टिंग लगता है क्योंकि ये सब तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं। तभी कुछ अजीब होता है, वो लड़की एक लड़के में बदल जाती है और उन दोनों की ठुकाई धुलाई करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसके अच्छे खासे मूड की माँ बहन कर दी। वहीं गाबीमारू का ग्रुप विलेज के बारे में डिस्कशन ही कर रहा होता है कि उन्हें एक लड़की दिखती है। गाबीमारू उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उससे सवाल पूछ पाए, पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ ग्रूट का छोटा भाई आ जाता है और लड़की को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ग्रुप दो हिस्सों में बच जाता है। यूजुरिहा और सेंटा ग्रूट से लड़ते हैं। गाबीमारू और सागिरी उस लड़की के पीछे जाते हैं। आखिरकार गाबीमारू से पकड़ लेता है, पर वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सागिरी उससे थोड़ा प्यार से बात करके रोकने की कोशिश करती है, पर जब सागिरी उसके पास पहुंचती है तो वो उस पे भी हमला कर देती है। पर गाबीमारू एन वक्त पे आके उसे बचा लेता है। उस लड़की का अटैक थोड़ा स्पेशल था, उसे ब्लॉक करने के बावजूद भी उसके अटैक को गाबीमारू फील कर सकता है और उसके मुंह से खून बाहर निकलता है। गाबीमारू को गुस्सा चढ़ा होता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वाइन्स का यूज करके उस लड़की को पकड़ लेता है, पर वो लड़की रोने लग जाती है। ये देख के वो दोनों उसे फ्री कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सागिरी कैसे एक माँ की तरह उस बच्चे का ख्याल रखती है और उसे चुप कराती है। तभी वहाँ यूजुरिहा और सेंटा भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। तभी ग्रूट बोलने लगता है। वो उस लड़की को छोड़ने के बदले उन्हें डील ऑफर करता है। वो कहता है कि हम तुम्हें खाना देंगे और मुझे पता है कि तुम यहाँ अमृत की खोज में आए हो, तो मैं तुम्हें इस आइलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। पर यूजुरिहा कहती है कि ये ट्रैप भी हो सकता है। जिसके बाद ग्रूट कहता है कि तुम मस्त गर्म पानी से नहा भी सकती हो और तुम्हें रेस्ट की अच्छी जगह भी मिलेगी। ये सुन के यूजुरिहा मान जाती है। जिसके बाद वो सभी उस ट्री के पीछे चल पड़ते हैं। विलेज पहुंचने के बाद ग्रूट कहता है कि वो इस विलेज में 1000 सालों से रह रहा है। इसके बाद यूजुरिहा नहाने पहुंच जाती है और सागिरी भी उसके साथ नहाने जाती है।
है ताकि वो उस पर नजर रख पाए। और तुमने क्या सोचा? तभी वो छोटी लड़की वहाँ आती है और उन्हें धुले हुए कपड़े देके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेंटा और गावीमारू को ग्रूट खाने पीने का सामान देता है। वो उन्हें बताता है कि अमृत सच में एग्जिस्ट करता है। वो जिस आइलैंड पे है उसका नाम कटाकू है और यहाँ गॉड्स रहते हैं। इसके आगे वो बताता है कि जिस एलेक्सिर की वो बात कर रहे हैं उसे यहाँ टैन के नाम से जाना जाता है और इस आइलैंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को इशू कहते हैं जहाँ जंगल है, बीच के भाग को होजो कहते हैं जहाँ पे की एक गाँव है और इस आइलैंड के सेंटर को होराई कहते हैं जहाँ पर तुम्हें अमृत मिलेगा। ये सुन के टैन खुश हो जाता है कि अब तो उन्हें एलेक्सिर मिल ही जाएगा, पर ग्रूट उन्हें वार्न करता है कि अगर वो ऐसे ही अंदर जाते रहे तो उनका सामना टेंसन से होगा जो कि परफेक्ट और इमॉर्टल बीइंग्स हैं जिनका काम की इसे प्रोटेक्ट करना है। वहीं दूसरी तरफ चौबे और टॉमा जिससे लड़ रहे थे वो एक टेंसन था जिसको कि वो आधा काट भी देते हैं फिर भी वो अपनी बॉडी को रिजनरेट कर देता है। पर रिजनरेशन के वक्त कुछ अजीब होता है, वो एक पेड़ की तरह रिजनरेट हो रहा था और वो आसानी से उन दोनों को ही हरा देता है। उन्हें हराने के बाद वो उन्हें एक बड़े से गड्ढे में डालता है। उस गड्ढे में अजीब सी ताकत है जिससे वो लिविंग बीइंग्स को फ्लावर में बदल देता है, पर वो उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो प्लांट उन्हें कंज्यूम करे टॉमा को होश आ जाता है और वो चौबे को भी बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रूट सभी को बताता है कि कैसे उस गड्ढे में गिरा हुआ हर इंसान उस चीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि हम टैन कहते हैं। लेकिन गावीमारू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि वो जल्दी से अमृत को ढूंढना चाहता है और अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है। इसके बाद हम टेंजा का पास्ट देखते हैं। असाइमन बनने से पहले उसकी जिंदगी बहुत टफ थी। लोग उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया करते थे और आते जाते वक्त उसे गालियां दिया करते थे। उसका जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ था और उसके माँ बाप उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते थे जिसकी वजह से उसे अपना पेट भरने के लिए भी चोरी करनी पड़ती थी। तभी उसका पंगा कुछ स्वॉर्ड्समैन से हो जाता है। सरप्राइजिंगली उन सभी को हरा देता है। वो सभी लोग उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं, पर टेंजा नहीं रुकता। तभी वहाँ एक यामादा क्लैन का स्वॉर्ड्समैन आता है और उसे रोकता है। वहीं प्रेजेंट में टेंजा और नुरुगाई बीच के चारों तरफ घूम रहे होते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें कोई लहर मिलेगी जिसकी मदद से वो इस आइलैंड से बच के भाग पाए। पर काफी देर से चलते चलते उन्हें पता लगता है कि वो बस सर्कल में घूमे जा रहे हैं। तो नुरुगाई कहती है कि ऐसे फालतू में गोल गोल घूम के कोई फायदा नहीं है, हमें भी अमृत की खोज में जाना चाहिए। पर तभी अचानक से उनके पीछे एक इंसान आ जाता है। इसका नाम जूजिन है और वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे इस एरिया में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। पर वो दोनों उसे देख के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो कहता है कि तुम भाग कहाँ रहे हो, और एकदम से उनके सामने आ जाता है और उसके हल्के से टच से ही टेंजा उड़ता हुआ पीछे जाता है। इसके बाद वो नुरुगाई पे भी हमला करती है लेकिन नुरुगाई उसके हमले को डॉज कर लेती है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इंसान होने के बावजूद भी काफी तेज हो। इसके बाद वो उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी टेंजा उठ खड़ा होता है और उसकी आंखें स्लाइस कर देता है। वो टेंशन उसकी स्पीड के लिए उसकी तारीफ करता है पर उसके हमले से ना ही उसे कुछ पेन फील हुआ था और डैमेज तो इंस्टेंटली हील हो जाता है। ये देख के टेंजा पीछे हट जाता है और वो प्लान बनाते हैं कि टेंजा पहले उसे डैमेज करेगा और जब तक वो खुद को हील करेगा वो दोनों वहां से भाग जाएंगे। पर जिन कटी हुई गर्दन के साथ उनके साथ ही भाग रहा होता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो उससे बच के नहीं भाग सकते। पर इससे पहले कि वो फिर से उन पे हमला करता टेंजा का मास्टर वहां आ जाता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए नुरुगाई टेंजा से पूछती है कि वो इतना तेज से कैसे भाग सकते हैं जबकि वो अंधे हैं, कौन है ये? टेंजा बताता है कि ये उसका मास्टर शियोन है और उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति काफी तेज है जिसकी वजह से वो सब कुछ देख पाते हैं। वो उससे बच के काफी दूर आ जाते हैं और थोड़ी सांस लेते हैं। अब टेंजा अपने मास्टर को नुरुगाई से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये काफी महान तलवारबाज हैं और यामादा क्लैन में इनका रैंक 4th है। इस इंट्रो के बाद शियोन उसकी क्लास लेते हैं क्योंकि उससे लड़ते वक्त इसने ढंग से तलवारबाजी नहीं की थी। शियोन उन्हें आगे बताता है कि यहाँ उसका काम खत्म हो चुका है तो वो आइलैंड से बाहर जा रहा था लेकिन ऐसा कोई भी करंट उसे नहीं मिल रहा था जिससे कि वो आइलैंड से बाहर जा सके। पर आखिरकार जब उसे एक ऐसा करंट मिलता है तो उस तरफ उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो डिसाइड करता है कि जो लोग वापस जा रहे होंगे वो उन्हीं के साथ जाएगा। ये सुन के टेंजा खुश हो जाता है क्योंकि यही तो वो और नुरुगाई चाहते थे। पर तभी शियोन कहता है कि ये लड़की एक क्रिमिनल है, तुमने अभी तक इसे क्यों नहीं मारा है? हम एक्सिक्यूशनर हैं और हमारा काम क्रिमिनल्स को मारना है। वो उसे बताता है कैसे जिस क्रिमिनल को उसको असाइन किया गया था उसने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी तो शियोन को उसे मारना पड़ा। पर टेंजा कहता है कि नुरुगाई बेकसूर है, वो एक छोटी बच्ची है और उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है। इसके बाद टेंजा कुछ और अच्छी अच्छी बातें करता है जिसे सुन के शियोन मान जाता है और इसके बाद वो सभी बात करने लगते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी वो लड़की उनके पीछे प्रकट होती है और वो कहती है कि बाल देख के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। शियोन जल्दी से उन दोनों को पकड़ के वहां से भागने लगता है पर टेंशन शियोन की गर्दन पे हमला करता है और लगभग उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ये देख के टेंजा को गुस्सा आ जाता है और वो उस पे हमला कर देता है लेकिन इस बार वो उसके सारे हमलों को डॉज कर लेती है और कहती है कि ये सारे हमले पुराने हो चुके हैं। टेंजा इस बार और तेजी से उस पे हमला करता है लेकिन फिर से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता लेकिन टेंजन के हमले से उसे बहुत गहरी चोट आती है। इसके बाद हम फिर से टेंजा का पास्ट देखते हैं। शियोन टेंजा को ट्रेन करने लगता है। टेंजा उससे पूछता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? शिन कहता है कि मैंने तुम में पोटेंशियल देखा है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता
चाहता हूँ ताकि तुम एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन पाओ। वो कई सालों तक ट्रेन करते हैं, लेकिन टेंजा का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी वो शियोन को एक भी बार हिट नहीं कर पाया था। शियोन अपने स्टूडेंट की फीलिंग नोटिस करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहे तो तुम जरूर एक अच्छे स्वॉर्ड्समैन बनोगे और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे भी हरा पाओ। लेकिन टेंजा को शियोन की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि जो लोग उसको गाँव में बुरा भला कहते थे वो सही कहा करते थे। उसे लगता है कि वो सच में यूजलेस है। वो अपने गाँव वापस जाना चाहता है और ये स्ट्रिक्ट जिंदगी नहीं जीना चाहता। शियोन कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरे ऊपर कम से कम एक हिट लैंड करनी होगी। ऐसे कई और दिन बीत जाते हैं पर टेंजा उसे हिट नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि चैलेंज गया तेल लेने और खुद ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ आइजन आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, पर क्या तुम जाने से पहले मेरे साथ चलोगे? आइजन टेंजा को एक ग्रेवयार्ड में लेके जाता है। एक ग्रेव के सामने खड़ा होकर आइजन टेंजा को बताता है कि ये ग्रेव शियोन के एक जूनियर तहसीन की है। उस वक्त शियोन भी तलवारबाजी सीख ही रहा था। तहसीन की तलवारबाजी काफी अच्छी थी, लेकिन उसमें कोई मोटिवेशन ही नहीं थी। एक दिन अचानक ही तहसीन ने तलवारबाजी छोड़ दी और वो यहाँ से चला गया। पर वो यहाँ से जाने के बाद चोरी और लूटपाट करने लगा था और उसको एक्सिक्यूट करने का काम भी शियोन को ही दिया गया था। वो अपने आखिरी वक्त में शियोन से माफी मांगता है और इसके बाद से ही शियोन दूसरों की मदद करने में और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में ज्यादा फोकस करने लगा। इसके बाद आइजन टेंजा से कहता है कि अगर तुम भी चले गए तो तुम्हारा भी हाल शायद यही होगा। इस दिन के बाद से टेंजा अपनी ट्रेनिंग काफी सीरियस तरीके से करने लगता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में शियोन पहले इंसान है जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और वो खुद पे भी यकीन करना चाहता है और वो चाहता है कि वो भी दूसरों के लिए लड़े। वहीं प्रेजेंट में टेंजा का काफी खून बह चुका है और वो देखता है कि नुरुगाई और शियोन दोनों को ही उसकी मदद की जरूरत है। जिसके बाद टेंजा तेजी से उठ खड़ा होता है और लड़की पे लात घूंसों की बरसात कर देता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, लेकिन जिन के हमले से टेंजा और ज्यादा घायल हो जाता है। अपने आखिरी वक्त में भी वो उन दोनों से कहना चाहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं इसे रोक रहा हूँ, लेकिन अब उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो चाहता है कि बस किसी तरह शियोन तक उसकी आवाज पहुंच जाए। शियोन उसकी मदद करना चाहता है, पर उसे ये भी पता लगता है कि आखिर टेंजा कहना क्या चाहता है, तो वो नुरुगाई को वहां से उठा के भागने लगता है। टेंजा इतना घायल होने के बावजूद भी उससे लड़ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद टेंजन उसे हरा देता है और उसको उसकी ब्रेवरी और स्ट्रेंथ के लिए तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ नुरुगाई रोने लगती है और उससे पूछती है कि आपने टेंजा की हेल्प क्यों नहीं की। शियोन कहता है कि वो क्रीचर बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, मैं उसके बलिदान को बर्बाद कैसे जाने देता। वो आगे कहता है कि हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो वादा भी करता है कि वो टेंजा की मौत का बदला जरूर लेंगे। चलो फिर से पास्ट में जाते हैं, जहाँ टेंजा शियोन को हिट करने में सक्सेसफुल होता है और वो खुश होकर शियोन से कहता है कि वो उसे ट्रेन करते रहे। शियोन भी स्माइल करता है और कहता है क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्रूट ने उन्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि टेंजा इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड होने लगता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं, गाबिमारू अकेला ही होराई की तरफ चल देता है, जबकि सेंटा ने उसे कहा था कि अभी भी होराई के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, तो बिना प्लान के वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर गाबिमारू और ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। रास्ते में उसे कुछ ट्रीज दिखती है जो कि ग्रूट जैसी दिख रही थी, लेकिन वो ग्रूट जैसे जिंदा नहीं है और वो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन वो इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। उसे ये भी नहीं पता लगता कि मैं उसका पीछा कर रही है। इसके बाद गाबिमारू होराई की एंट्री तक पहुंच जाता है। उसका बड़ा सा दरवाजा देख के उसे लगता है कि ये पैराडाइज कैसे हो सकता है, ये दरवाजा तो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। तभी गाबिमारू के पीछे जूजिन आ जाती है। उसे देख के गाबिमारू समझ जाता है कि ये इंसान तो नहीं हो सकती, ये इंसान के भेस में जरूर कुछ और है।